आइए जी बढ़ते हैं आगे। और हमने देखा अभी तक अकाउंट्स, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी के डिफरेंस को। अब अगर इस चैप्टर में हम देखते हैं तो चैप्टर में हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। इसमें बेसिक चीज़ें लिखी हैं जो हमने अभी अकाउंटिंग के डेफिनेशन के टाइम पे देखी कि अगर किसी को अकाउंटिंग की आवश्यकता है तो आवश्यकता क्यों है। तो कोई भी अगर बिजनेसमैन है तो उसको ये जानने की बड़ी इच्छा रहती है कि भैया उसको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है उस बिजनेस से। जो वो बिजनेस कर रहा है उससे वो अल्टीमेटली कुछ कमा पा रहा है या उल्टा गवा रहा है वहां पे, तो ये जानना उसके लिए बहुत जरूरी है। साथ ही में जो और लोग हैं, जैसे कि हमने पीछे एग्जांपल में देखा कि गवर्नमेंट जो है उसको भी ये जानना होता है कि जो भी उनके जुरिस्डिक्शंस के अंदर बिजनेस कर रहे हैं वो प्रॉफिट मेकिंग है, लॉस मेकिंग है, क्या एसेट्स है, क्या लाइबिलिटीज है, ये सारी रिपोर्टिंग्स गवर्नमेंट को चाहिए होती हैं, टैक्सेशन अथॉरिटीज को चाहिए होती हैं। और अगर आपको जरूरत पड़ेगी लोन्स एंड ऑल की तो आपके बैंक्स वगैरह को चाहिए होती है। अगर आपको ओडी अकाउंट वगैरह खुलवाना हो तो आपके बैंक्स को चाहिए होती हैं। इसके अलावा जो लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, सपोज आपकी कोई कंपनी है और आपकी कंपनी में अगर आप चाहते हैं कि कोई इन्वेस्ट करे तो वो भी आपके क्या देखना चाहेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखना चाहेगा। उसको भी इंफॉर्मेशन चाहिए होंगी। कौन सी इंफॉर्मेशन? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। और वो कब मिलेंगी आपको, कब आप दे पाएंगे सामने वाले इन्वेस्टर्स को? जब आपके पास अकाउंटिंग का डेवलप्ड सिस्टम होगा अपनी एंटिटी के अंदर। ठीक है, तो ये बेसिकली कुछ थी। अब हम इसको आगे और देखेंगे तो हमें पता लगेगा, जब हम नीड्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा कि और इसकी क्या क्या जरूरतें हैं। ठीक है जी, तो अकाउंटिंग का बेसिक हमने लास्ट पार्ट में ही कवर कर लिया था। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, ये सारी चीजें रेलेवेंट नहीं है। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं, आप चाहे इस नोट से पढ़ रहे हो, चाहे आप अपना कोई बुक या कोई स्टडी मटेरियल फॉलो कर रहे हो, आपको ये पता होना चाहिए कि जो चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 8 तक है ये कितने मार्क्स का है। ये सिर्फ और सिर्फ 12 मार्क्स का है, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। अब ये 12 मार्क्स का जो आपका है, इसमें आपको जनरली जो सवाल पूछे जाते हैं वो 1 मार्क्स वाले ही पूछे जाते हैं इन जनरल। ठीक है, हाई चांसेस हैं कि 1 मार्क्स वाले ही क्वेश्चन यहां से बनेंगे। 3 मार्क्स वाले बुरे से बुरा बन गया तो बन गया, जिसके अंदर आपको 2-3 बातें लिखनी हो जाएंगी, या फिर 1.5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होंगे जो 3 मार्क्स के अंदर पूछे जाएंगे। बट इन जनरल छोटे सवाल बनते हैं। अब ये छोटे सवाल अगर बनते हैं तो इससे आप ये समझिए कि आपको यहाँ पे इन छोटे सवाल के लिए क्या बड़े बड़े लॉन्ग पैराग्राफ वाले आंसर्स को याद करना पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं। आपको जो 1 मार्क्स के क्वेश्चंस भी आते हैं, जब आप इन क्वेश्चंस की वैरायटी देखेंगे, पिछले पास्ट एग्जामिनेशंस के क्वेश्चन उठाएंगे तो आपको पता लगेगा इन क्वेश्चंस के अंदर क्या आता है। इन क्वेश्चन के अंदर एमसीक्यूज आते हैं। इसके अंदर क्या आता है? इसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स आता है, फिलअप्स आते हैं। इसके अंदर और क्या आता है? इसके अंदर मैचिंग्स आती हैं। इसके अंदर और क्या आ जाती है? इसके अंदर ट्रू एंड फॉल्स आ जाता है। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। या फिर अगर कुछ डिफाइन करने को आ गया, सीक्वेंस में लिखने को आ गया, कुछ भी ऐसा आ गया तो वो 1 लाइनर होगा, बिल्कुल 1 लाइन का होगा। उसमें आपको लंबे चौड़े आंसर की आवश्यकता नहीं है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जैसे आप और सब्जेक्ट्स देखेंगे, सपोज आपका बिजनेस, तो बिजनेस के अंदर अगर आपसे किसी चीज का फंक्शन पूछा जाता है, किसी का एडवांटेज डिसएडवांटेज पूछा जाता है, या इकोनॉमिक्स में ऐसे सवाल अगर आते हैं तो आपको उसके अंदर उसके सारे पॉइंट्स याद करने पड़ते हैं। क्योंकि उसके अंदर अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो 6 से 8 पॉइंट्स उसके अंदर आपको लिखने पड़ेंगे। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो भी आपको 3 से 4 उसके पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। बट ऐसी जरूरत आपको यहाँ नहीं पड़ेगी। कभी भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा कि बताओ जी एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग आपको दे रखा होगा, 4 ऑप्शंस दिए होंगे, आपको बताना होगा उसमें से कौन सा है जो एडवांटेजेस का पार्ट है। मतलब कि आपको पता होना चाहिए क्या है क्या नहीं है। आपको उसको क्रैम करने की आवश्यकता नहीं है, याद करने की आवश्यकता नहीं है। याद करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, कोई डेफिनेशंस वगैरह हो गए, अगर आपसे वो पूछ लिया गया कि मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग बताओ तो आप बता पाओगे। डिफाइन करो बुक कीपिंग का तो आप कर पाओगे। 1 वर्ड वाले आंसर्स, जो 1 लाइनर आंसर्स होते हैं, आपको वो याद करने हैं, अदरवाइज आपको याद नहीं करना। तो इस बताने का पर्पस ये है कि जब हम अभी इसको पढ़ेंगे तो मैं आपके डिटेल में आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ पढ़ के नहीं बताऊंगा। यहाँ पे उसका कोई पर्पस नहीं है कि आपको पूरा पूरा पैराग्राफ जो यहाँ पे मेंशन्ड है वो लिख के बताया जाए। उसका कोई भी पर्पस आपको नहीं निकलेगा। ठीक है, तो हम जो पढ़ेंगे वो कैसे पढ़ेंगे, हम इसके अंदर जितनी भी चीजें हैं उसकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे जाएंगे। हम उसको समझेंगे कि उसमें क्या कहना चाह रहा है। जैसे कि अगर ऊपर की बात करें मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, तो आपको ये पूरा याद नहीं करना है। अगर बात करें इंट्रोडक्शन, तो यहाँ पे आपको कुछ भी याद नहीं करना। आपको मैंने मोटे मोटे शब्द बता दिए, फॉर्मेट बता दिया किस तरीके से याद करना है, और उसकी अंडरस्टैंडिंग जो मैं आपको दूंगा, जो मैं ओरली आपको बातें बताऊंगा, वो चीजें आपको अपने दिमाग में रखने की आवश्यकता है। उसके अलावा और कुछ भी नहीं। ठीक है, अब आपके पास जो अगला सवाल आता है वो है फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। और देखेंगे तो फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग में ये 6 बातें लिखी हुई हैं। कौन सी 6 बातें हैं?
आपकी आइडेंटिफिकेशन है, मेजरमेंट है, रिकॉर्डिंग है, क्लासिफाइंग है, समराइजिंग और कम्युनिकेशन है। और इसके जब आगे बढ़ेंगे तो प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में भी कुछ यही बातें हैं, एक एक्स्ट्रा है। यहाँ पे टोटल 7 पॉइंट दिए हुए हैं। दोनों सवाल के जवाब आपके सेम है, इसमें उसको लंबे चौड़े पे डिफाइन कर दिया गया है। एग्जाम में ऐसा ना आएगा ना कभी पूछा जाएगा, यहाँ पे शॉर्ट में डिफाइन किया गया है। ये है आपका जो एग्जाम ओरिएंटेड, जिसे कहते हैं एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करना, वो ये है कि जब आप प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग को यहाँ समझ जाओगे, ये सातों शब्दों के मीनिंग समझ जाओगे, तो इन वर्ड्स से सवाल बहुत सारे बनते हैं। ये वर्ड्स आपको बहुत सारे ऑप्शंस में, एमसीक्यूज में देखने को मिलेंगे, बट आपको उसकी एग्जैक्ट मीनिंग पता होनी चाहिए, जो कि आपको यहाँ पे पता लगेंगी। सबसे पहला वर्ड आता है यहाँ पे, जैसे आपने पीछे भी जब अपने अकाउंटिंग की डेफिनेशन देखी तो वहां पे देखे थे इन 7 वर्ड्स को हमने यूज किया था, किस फॉर्म में, इस फॉर्म में, साईं राम के चरण मत छुओ। ठीक है, तो यहां पे आपका क्या था, एस से क्या था आपका समराइजिंग, ए से क्या था आपका एनालाइजिंग, आई से क्या था आपका आइडेंटिफिकेशन, आर से क्या था आपका रिकॉर्डिंग, सी से क्या था आपका क्लासिफाइंग, एम जो हमने बाद में इंसर्ट किया था दैट इज मेजरमेंट, और सी से क्या था आपका कम्युनिकेशन। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ तो आप जब डिफाइन करोगे किसी भी चीज़ को तो आप आगे पीछे लिख जो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये सिर्फ पर्पस था आपको कि ये 7 जो टर्मिनोलॉजी हैं ये आप याद कर पाओ, इसको ना भूलो, इसके लिए था बस। अब ये इसका सीक्वेंस जो है वो सीक्वेंस हमेशा यही होगा। आप देखेंगे लास्ट ईयर एग्जाम में आपके एक सवाल भी आया जिसके अंदर 4 इसमें से बातें बता दी गई और उसको कहा गया कि इसको सही सीक्वेंस में अरेंज करना है आपको, और उसके आपको ऑप्शंस दिए हुए थे। तो ये सीक्वेंस जो है वो आपको समझना जरूरी है कि इस सीक्वेंस में क्यों है, बहुत नेचुरल सी बात है। अब इसको नेचुरल सी बात को ऐसे समझिए कि जैसे कोई भी हम अकाउंटिंग किसकी करने जा रहे हैं कि कोई भी इवेंट है, कोई भी आपका इवेंट है, कोई भी घटना है जो कि बिजनेस में घट रही है, जो बिजनेस में घट रही है, उसको आपको अकाउंटिंग करते हुए क्या करना है, उसके अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं और अल्टीमेटली किसको देना है, वो आपको यूजर्स को प्रोवाइड करना है। ठीक है, ये आपकी पूरी कहानी है कि एक कोई इंसान बिजनेस स्टैब्लिश कर रहा है, उस बिजनेस के अंदर बहुत सारे इवेंट्स होंगे, उस इवेंट्स में बहुत सारे आपके ट्रांजैक्शंस होंगे, उन ट्रांजैक्शंस को आपको अकाउंटिंग के प्रोसीजर्स उसमें अप्लाई करने हैं, और अप्लाई करने के बाद क्या बनाने हैं, आपको अकाउंट्स बनाने हैं। उस अकाउंट्स को आप क्या बोलते हो, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, उसको हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है वो आप अल्टीमेटली किसको प्रोवाइड कर देते हो, यूजर्स को, जो भी इस इंफॉर्मेशन को यूज करना चाहते हैं अपने डिसीजन मेकिंग के लिए। ठीक है जी, तो अब इसका प्रोसेस क्या होगा, सबसे पहले तो आप आइडेंटिफाई करेंगे कि जो भी इवेंट्स किसी भी बिजनेस में घट रहे हैं वो इवेंट्स जो हैं वो क्या इकोनॉमिक इवेंट है। इकोनॉमिक इवेंट मैंने आपको बताया था क्या कि आपको डिसाइड करना होता है कि जो इवेंट्स हैं अगर वो इकोनॉमिक इवेंट हैं, अगर तो वो इकोनॉमिक इवेंट है, इकोनॉमिक इवेंट का मतलब क्या है, फाइनेंशियल इवेंट है। फाइनेंशियल इवेंट का मतलब क्या है, उसमें मॉनेटरी वैल्यू इन्वॉल्व है और आपको पता है, आप डिराइव कर सकते हो कि उसकी मॉनेटरी वैल्यू क्या होगी। तो आपका पहला पार्ट खत्म हो गया कि हाँ जी ये जो इवेंट था ये कौन सा इवेंट है, ये इकोनॉमिक इवेंट है, दैट मींस इट इज यूजफुल इन आवर अकाउंटिंग, हमारे अकाउंटिंग में इसका यूज किया जाएगा। ठीक है, अब वो इकोनॉमिक इवेंट आपका ऑब्वियसली किस फॉर्म में होना चाहिए, हमेशा मॉनेटरी वैल्यू में होना चाहिए, इन टर्म्स ऑफ मनी होना चाहिए। मतलब जब भी आप किसी इकोनॉमिक इवेंट को आप आइडेंटिफाई कर लोगे, हाँ जी इकोनॉमिक इवेंट है, तो आपको पता करना पड़ेगा कि वो कितना है, कितने का इवेंट है। सपोज कीजिए आपने कहा कि किसी को सैलरी दी, इट इज अ इकोनॉमिक इवेंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कितनी सैलरी दी आपने, लेट्स से 10,000 रुपीज। तो दिस इज व्हाट मेजरमेंट। फर्स्ट में आपने क्या किया, आइडेंटिफाई किया कि क्या ये इवेंट जो है ये इकोनॉमिक इवेंट है या नहीं। जब आपने वो आइडेंटिफाई कर लिया तो अगला सवाल आता है कि उसको आप क्या मॉनेटरी वैल्यू में मेजर कर सकते हो, अगर हाँ तो कितनी है उसकी मॉनेटरी वैल्यू ये बताओ। जैसे ही आपको ये दो बातें पता लग जाती हैं आप उसको क्या करते हो, रिकॉर्ड करते हो। रिकॉर्ड कैसे करते हैं, तो उसके लिए आपकी जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं आप उसको फॉलो करोगे, जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं आप उसको फॉलो करोगे। थोड़ी बहुत मिस्टेक ऊपर नीचे मिलेंगे वो मैं साथ साथ करेक्ट करा दूंगा, उसको आपको जितना ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। तो जो भी आपको ये इवेंट्स जो आपने आइडेंटिफाई किए जो कि आपके इकोनॉमिक इवेंट भी थे और मनी टर्म्स में उसको मेजर भी किया जा सकता है, तो उसको थर्ड नंबर पे हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। कैसे रिकॉर्ड करेंगे, तो जो भी आपके बिजनेस प्रिंसिपल्स है जब आप आगे देखोगे तो हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। जनरली उसके जर्नल लेजर्स वगैरह बनाते हैं, उसको रिकॉर्ड करने का एक तरीका है, कुछ जर्नल एंट्रीज पास करते हैं, कुछ डेबिट होता
होता है, कुछ क्रेडिट होता है, ब्ला ब्ला बहुत सारी चीजें आएंगी। वो जो भी हमारी अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। रिकॉर्ड करने के बाद उसको क्लासिफाई करना रहता है रिकॉर्ड करने के साथ साथ कि वो क्या है, क्या मतलब क्लासिफिकेशन का मतलब मोटा मोटा क्या हो गया कि जैसे मैं बात करता हूं आपने सैलरी दी, इट इज व्हाट, इट इज एन एक्सपेंस। अगर कोई कहता है कि जी भाई मैंने ना ऑफिस की बिल्डिंग परचेज की है, तो ये क्या है, ऑफिस की बिल्डिंग जो आप खरीद रहे हो, ये बिल्डिंग आपका क्या बनेगा, ये आपका संपत्ति है, ये आपकी एसेट के फॉर्म में आएगी, तो ये एसेट है। आप कहते हो जी मैंने बैंक से लोन लिया, मैंने बैंक से लोन लिया, तो ये इकोनॉमिक इवेंट भी है, ये मनी की टर्म में मेजर भी किया जा सकता है। आपने लोन लिया है सपोज 1 लाख रुपए का, तो ये जो 1 लाख रुपए का आपने लोन लिया है ये आपकी क्या बनेगी, लाइबिलिटी बनेगी। तो इस तरीके से हम इसको क्लासिफाई करते हैं कि वो क्या है, जो हमारा बिजनेस ट्रांजेक्शन है वो किस हेड का पार्ट है, क्या वो एसेट है, लाइबिलिटी है, इनकम है, एक्सपेंस है। ठीक है, उसके बाद उसको समराइज किया जाता है। समराइज कैसे किया जाता है, जब हम रिकॉर्ड करेंगे तो रिकॉर्डिंग का प्रोसीजर है। प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले उसकी जर्नल एंट्रीज पास होती है, फिर वो वहां से शिफ्ट होता है लेजर्स के अंदर, फिर लेजर्स से बनते हैं ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस से बनता है बैलेंस शीट। ये हम जब आगे पढ़ेंगे ये सारी चीजें अपने को करनी है। हम जब आगे बढ़ेंगे अपने चैप्टर्स है हमारे पास जिसमें हम जर्नल एंट्री पास करना सीखेंगे, फिर लेजर्स बनाना सीखेंगे, फिर ट्रायल बैलेंस बनाना सीखेंगे, फिर बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे। तो दीज आर द प्रोसेस ऑफ समराइजिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है उसको हमने समराइज कर दिया इन हेड के अंदर। अब जब समराइज कर देंगे, हमारा फाइनली बैलेंस शीट तैयार हो गया, हमारा ट्रायल बैलेंस तैयार हो गया, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार हो गया, जो भी हमें बनाना था, जो भी हमें रिपोर्ट्स बनाने थे वो बन गए, तो उसके बेस पे हम उसको एनालाइज करते हैं कि बताओ जी जो हमारा ये जो हमने पूरी साल में जो भी हरकतें करी हैं, ये सौदा हमारा मुनाफे का रहा या लॉस का रहा, इससे हमें लोन कितने का मिल सकता है, इससे हमें टैक्स कितना जमा करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम अलग अलग फिर रिपोर्ट्स बनाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस समराइज्ड इन्फॉर्मेशन। जो भी हमारे समराइज इन्फॉर्मेशन है इसको हम एनालाइज करते हैं अलग अलग तरीके से, इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं अलग अलग तरीके से कि हमारे क्या रेशियोज है, हमारा क्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या है। सपोज कीजिए कि आपने टोटल सेल की थी 1 लाख रुपए की, ठीक है, और आप कहते हैं जी इसके अंदर जो आपका प्रॉफिट निकल के आया वो सपोज कीजिए निकल के आया 5000 रुपीज का। तो दिस इज व्हाट कि आपका जो प्रॉफिट है वो कितना परसेंट है, 5% है आपके सेल्स का। जितना भी आप बेचते हैं उसमें 5% का आपको फायदा होता है। अब ये एनालाइज करने की जरूरत क्यों होती है कि सपोज कीजिए कि आप चाहते कि जी आपका फायदा जो है वो बढ़े, आप कहते हैं 5% से तो अपना धंधा नहीं चलेगा, अपने को जो प्रॉफिट चाहिए वो 10% का चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सेलिंग प्राइस को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम पुराने रिपोर्ट्स को, पुरानी इंफॉर्मेशंस को इवेल्युएट करते हैं, एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, ताकि हम डिसीजन ले पाए कि हमें किस तरीके से आगे करने की आवश्यकता है, क्या हम गलत कर रहे हैं, क्या हम ठीक नहीं कर रहे हैं। और अल्टीमेटली जब ये सारी एक्टिविटी हो जाएगी तो ये एक्टिविटी किसको सौंप दी जाती है, अपने यूजर्स को। किसको सौंप दी जाती है, जो भी हमारे यूजर्स हैं उनको ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो कम्युनिकेट कर दी जाती है कि भैया ये रहा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये आप चाहो तो देख लो, ये रही बैलेंस शीट, ये देख लो, ये आपके ट्रायल बैलेंस है, ये देख लो, ये रेशियोज है, ये देख लो, और इसके बेस पे आपको जो भी डिसीजन लेना है वो ले सकते हैं। जो भी हमारे यूजर्स हैं वो यूजर्स होते हैं 2 प्रकार के, ये हम आगे पढ़ेंगे। 2 प्रकार के यूजर्स होते हैं, कुछ होते हैं इंटरनल यूजर्स, कुछ होते हैं एक्सटर्नल यूजर्स। बहुत ही सिंपल सी बात है कि ये आपका बिजनेस है, सपोज कीजिए आपकी कंपनी की बिल्डिंग है, ठीक है जी। इस बिल्डिंग के अंदर, ये जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के अंदर कुछ लोग रहते हैं जो कि इस इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे। ये जो यूजर्स होंगे वो कहलाएंगे इंटरनल यूजर्स, और इस बिल्डिंग के बाहर जो लोग रहते हैं जो कि इस इंफॉर्मेशन को यूज कहलाएंगे वो कहलाएंगे क्या, एक्सटर्नल यूजर। बिल्डिंग के अंदर कौन रहता है, बिल्डिंग के अंदर रहेंगे आपके ऑनर्स, बिल्डिंग के अंदर कौन रहेगा, बिल्डिंग के अंदर रहेंगे आपके एम्प्लॉयज, बिल्डिंग के अंदर आपके रहेंगे वर्कर्स, बिल्डिंग के अंदर आपकी कमिटीज रहेंगी। तो ये सारे कौन है, इंटरनल यूजर्स। और बाहर कौन रहेंगे, बाहर रहेंगे आपकी गवर्नमेंट, बाहर रहेंगे जिन्होंने आपको उधार दिया है क्रेडिटर्स, बाहर रहेगी आपकी टैक्स अथॉरिटीज, बाहर रहेगा आपका कौन, बैंक्स। तो ये सारे कौन हो गए, एक्सटर्नल यूजर्स हो गए। बहुत सिंपल सी बात है, कुछ खास नहीं है। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इस तरीके से इस प्रोसेस में किया जाता है। ठीक है, अब आपसे अगर पूछा जाए कि बताओ फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, तो फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग में आप ऊपर देख रहे हैं कि सेम बातें लिखी हैं। फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग जो है वो भी यही चीजें हैं, उसको थोड़ा सा और ज्यादा डिफाइन कर दिया गया है। कोई जरूरत है कि आपको उसकी नहीं। क्या आपको समझ में नहीं आया, बिल्कुल समझ में आ गया। आपको अकाउंटिंग के फंक्शंस पूछे जाए तो भी आप ये बातें बता दोगे, अगर आपको अकाउंटिंग का प्रोसेस पूछा जाए तो भी याद बात बता दोगे। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जब आपसे प्रोसेस पूछा जाएगा तो इट शुड बी इन सीक्वेंस, ये इसी सीक्वेंस में होना चाहिए। और आप अगर
अच्छे तरीके से बिल्कुल शांत दिमाग से इसको समझने की कोशिश करेंगे तो क्या इस प्रोसेस में कुछ आप ऊपर नीचे कर सकते हैं? क्या आपने आइडेंटिफाई नहीं किया, पहले रिकॉर्ड कर लेंगे क्या? नॉट पॉसिबल। आइडेंटिफाई तो कर लिया बट उसकी वैल्यू ही नहीं पता है तो क्या आप रिकॉर्ड कर पाएंगे क्या? पॉसिबल ही नहीं है। क्या आप पहले ही कंप्लीट कर देंगे? आपने कुछ रिकॉर्ड किया नहीं, कुछ समराइज किया नहीं, कुछ रिपोर्ट बनाई नहीं, कुछ एनालाइज किया नहीं, कि कम्युनिकेशन पहले आ जाएगा? नहीं आएगा। तो दिस इज अ वेरी लॉजिकल सीक्वेंस कि किसी भी इवेंट को आइडेंटिफाई करना है, उसको मॉनेटरी टर्म में मेजर करना है, उसको रिकॉर्ड करना है, उसको क्लासिफाई करना है कि वो किस नेचर का है, उसके बाद उसको समराइज करना है, समराइज इन द सेंस कि उसके रिपोर्ट्स वगैरह आपको उसके जो भी लेजर्स वगैरह हैं वो फॉर्म कर लेने हैं, और उसके बाद उसको एनालाइज करना है अलग अलग रिपोर्ट्स बना के, अलग अलग रेशियोज वगैरह फाइंड आउट करके, और अल्टीमेटली आपको उसको कम्युनिकेट कर देना है किसको? यूजर्स को। ठीक है जी। अब एक एग्जांपल है इसका, आप आएंगे इसी नोट्स के पेज नंबर 5 पे, तो आपको आइडेंटिफिकेशन के ऊपर एक क्वेश्चन है वो मैं आपको साथ के साथ यहाँ कवर करा देता हूँ, तो आपका ये जो कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा सा और स्ट्रांग हो जाएगा। पेज नंबर 5, ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको बाद में मिलेंगे, रैपिड फायर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, ये सॉल्व हैं, कुछ अनसॉल्व क्वेश्चंस भी होंगे। ये सारी चीजें अपन वीडियो में भी कवर कर लेंगे टू द एक्सटेंट रिक्वायर्ड होगा, या कुछ रिपीटेशंस नहीं होंगे। बाकी जो सिंपल बातें होंगी वो आप खुद से भी सेल्फ स्टडी में पढ़ सकते हो। चलिए जी, ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जांपल्स क्वेश्चंस मतलब पेपर में आते हैं। ये जो क्वेश्चन है इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं। पिछले साल भी ऐसा एक क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है, वो भी हम देखेंगे जब हम पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन करेंगे, जब हमारे पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। फिलहाल जो हमने पढ़ा आइडेंटिफिकेशन, तो इसमें भी यही कह रहा है, बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। आपको बताना है कि इसमें से कौन है जो कि बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है इसका मतलब क्या है कि वो इवेंट तो है बट वो इकोनॉमिक इवेंट नहीं है और उसको आप मेजर नहीं कर सकते हो। इवेंट तो है बट वो इकोनॉमिक इवेंट नहीं है। ठीक है जी। तो यहां पे आपको कुछ ऐसे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, बताइए। सबसे पहला, पेड ऑफिस रेंट, आपने ऑफिस रेंट पे किया, क्या ये इकोनॉमिक इवेंट है? जो हमने पीछे सीखा उसके बेसिस पर आपको जवाब देना है। थोड़ी देर में पॉज लूंगा, आप जवाब देंगे अपने मन में, और फिर मैं उसका आंसर बताऊंगा, फिर आप जाके जज करेंगे कि आपने सही जवाब दिया, गलत जवाब दिया। अगर आप इतनी बातें अंडरस्टैंड करने के बाद भी कुछ गलती कर रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी आगे इन्हीं चीज़ों को हमें पता नहीं कितनी ही बार रिपीट करना है। ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट टाइम में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं, बट हाँ, जिसको फर्स्ट टाइम में क्लियर हो रही है, वेरी गुड, वेरी प्राउड ऑफ यू। नाउ पहला पॉइंट, पेड ऑफिस रेंट 18,000 रुपीज, आपने ऑफिस का रेंट दिया, भाड़ा दिया है 18,000 रुपए का, तो क्या ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है? ऑब्वियसली ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है। क्यों भाई? आपके आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि ये इवेंट है? हाँ, एक इवेंट है। इवेंट का इकोनॉमिक नेचर का है, क्या इसको मॉनेटरी वैल्यू में मेजर किया जा सकता है? क्या इसमें हमारी फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट है? हाँ जी, बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट है। 18,000 रुपए आपके खर्च होंगे, ऑफिस का आपका रेंट जाएगा। तो अगर ये सारी चीजें मिल रही है, दैट मीन्स इट इज अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है कि आप इसकी अकाउंटिंग कर सकते हो। अगला, कमीशन आपने पे किया है किसको? मैनेजर को, ऑन सेल्स रुपीज 27,000 रुपीज। आपके मैनेजर ने सेल किया और आपने उसके ऊपर 27,000 रुपए का उसको कमीशन दिया है, तो ये भी एक इवेंट है, घटना घटी है। और क्या इसमें फाइनेंशियल नेचर इन्वॉल्व है? बिल्कुल इन्वॉल्व है। तो क्या ये आपका बिजनेस ट्रांजैक्शन है? बिल्कुल बिजनेस ट्रांजैक्शन है आपका। अगला आता है प्लेस ऑर्डर फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स, आपने कोई गुड्स सप्लाई करने के लिए ऑर्डर प्लेस किया है, तो ऑर्डर प्लेस किया, क्या ये इवेंट है? हाँ जी, बिल्कुल इवेंट है। बट क्या इसकी मॉनेटरी वैल्यू आपको यहाँ पे नोन है? नहीं नोन है। क्या ये इवेंट अभी इकोनॉमिक इवेंट के फॉर्म में आप इसको मेजर कर सकते हो? क्या इसकी इकोनॉमिक वैल्यू आप बता सकते हो? क्या इसको आप फाइनेंशियली मेजर कर सकते हो? नहीं, आप इसको मेजर नहीं कर सकते। कब मेजर करेंगे? जब ये गुड सप्लाई हो जाएगा। फिलहाल दिस इज अ इवेंट बट नॉट एन इकोनॉमिक इवेंट। ये आपने एक हरकत तो करी, एक घटना तो घटी आपके बिजनेस के अंदर, बट इस घटना को आप अपने बुक्स में नहीं ला सकते हो। क्यों? क्योंकि आप इसको फाइनेंशियली मेजर नहीं कर सकते हो, मॉनेटरी वैल्यू में इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो। तो इस केस में ये आपका बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं होगा जो इसने पूछा था। तो दिस इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। अच्छा, मैं इसको उल्टा जवाब शायद दे रहा हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो ये आपका बिजनेस ट्रांजैक्शन है, ये भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है, ये आपका बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। अब इसमें अंदर एक किसी बच्चे के मन में सवाल आता है, क्या सवाल आता है सर? कि ये जो हमने ऑर्डर दिया है, ये हमें पता है सर ऑर्डर कितने का दिया है? 10,000 रुपए का ऑर्डर दिया है। ये हमने 10,000 रुपए का ऑर्डर दिया, ये भी अगर इसके अंदर पता होता तो क्या ये बिजनेस ट्रांजैक्शन हो जाता? नहीं, तब भी बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं होता। क्यों? क्योंकि क्या आपके पास कुछ आया? क्या आपके पास जो आपने गुड्स परचेज किए थे वो क्या गुड्स आ गए हैं? नहीं। क्या आपने पेमेंट कर दी है? क्या आपने पैसे दे दिए हैं? नहीं। तो ना कुछ आया ना कुछ गया, तो ये भी अभी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। बट इसी के अंदर अगर ऐसा होता कि आपने ऑर्डर प्लेस किया और एडवांस पेमेंट कर दिया 5,000 रुपए, एडवांस पेमेंट कर दिया 5,000 रुपए, अब क्या ये बिजनेस ट्रांजैक्शन हो गया? हाँ जी,
अब ये बिजनेस ट्रांजैक्शन हो गया। रीजन बीइंग क्योंकि आपके पास से कुछ लेन देन हो गया, सामान तो आया नहीं लेकिन पैसे जा रहे हैं, तो इस पैसे को आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ये आपकी अकाउंटिंग का पार्ट बन जाएगा। ठीक है, अब जैसे ये ऑर्डर आपने सप्लाई ऑफ गुड्स का दिया था, वैसे यहां पे एक रिसीव हुआ ऑर्डर सेल ऑफ गुड्स का। आप किसी जैसे आप जब कोई ऑर्डर प्लेस करोगे तो सामने वाले को रिसीव होगा, सामने वाले को ऑर्डर रिसीव हुआ सेल ऑफ गुड्स का, तो अगेन क्या इसको पैसे मिले हैं? नहीं मिले। क्या इसने गुड्स अभी दिया है? नहीं दिया है। सिर्फ और सिर्फ क्या मिला है इसको? ऑर्डर मिला है। तो क्या ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है? ये भी बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है, ये जस्ट अपोजिट थे। ठीक है, नाउ डी, प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज एस्टिमेटेड ₹87,000। कह रहा है हमारा जो पूरे साल का प्रॉफिट है वो कितना है? 87,000 रुपए। क्या यही कह रहा है? क्या ये कह रहा है कि हमारे पूरे साल का प्रॉफिट 87,000 रुपए है? नहीं, ये कह रहा है, ये लग रहा है, ये अनुमान है कि हमारे जो साल का प्रॉफिट होगा वो 87,000 रुपए होगा। क्या इसको रिकॉर्ड किया जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, ये एक अनुमानित फिगर है। अच्छा, कभी भी आप प्रॉफिट को रिकॉर्ड करोगे क्या? बहुत सिंपल सी बात मैं आपसे कहता हूं, कभी भी आप प्रॉफिट को रिकॉर्ड करोगे क्या? प्रॉफिट कभी भी रिकॉर्ड नहीं किया जाता। प्रॉफिट इज अ आउटकम। प्रॉफिट इज व्हाट? आउटकम ऑफ सेवरल थिंग्स। मतलब कि सपोज कीजिए आप कहते हैं कि हमने सेल्स किया है कितने का? लाख रुपए का, और जो मैंने परचेज किया था वो कितने का किया था? 50,000 रुपए का। ठीक है, तो इस केस में आपका प्रॉफिट कितना निकल के आएगा? 50,000। जब आप इसमें से इसको लेस करेंगे। नाउ व्हाट यू रिकॉर्ड एज अ बिजनेस ट्रांजैक्शन, हम रिकॉर्ड करते हैं सेल्स। सेल्स इज अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। हम रिकॉर्ड करते हैं परचेज। परचेज इज अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। व्हेन वी रिकॉर्ड बोथ सेल्स एंड परचेज, हमें प्रॉफिट को रिकॉर्ड करने की आवश्यकता नहीं है। प्रॉफिट इज द आउटकम। प्रॉफिट एक इवेंट है, लेकिन वो आउटकम है कुछ इवेंट्स का, कुछ इवेंट्स का आउटकम। इसमें हो सकता है कुछ एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं, वो भी हमें लेस करना पड़ता, बट कुछ इवेंट्स हैं जिसको हम ट्रांजैक्ट करते हैं, उसको हम कैलकुलेट करते हैं, तो हमें प्रॉफिट लॉस निकल के आता है। इसलिए प्रॉफिट को कभी भी रिकॉर्ड नहीं किया जाता, प्रॉफिट को बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं कहा जाएगा, और अगर वो एस्टिमेटेड है तब तो सवाल ही नहीं उठता। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, पर्सनल एसेट सोल्ड बाय द प्रोप्राइटर। पर्सनल एसेट है जो कि प्रोप्राइटर ने बेचा है। अब आपको एक चीज और यहां पे आगे चल के समझ में आएगा, फिलहाल में भी आपको थोड़ा सा ये बड़ी चीज लगे, बट एक सिंपल सी बात होती है कि एक जो व्यक्ति है जो धंधा करता है वो, और जो उसका बिजनेस है, जो उसकी कंपनी है, ये दोनों के दोनों जो होते हैं वो अलग होते हैं। सपोज कीजिए मिस्टर राम है और मिस्टर राम का ये बिजनेस है। ठीक है, तो ये दोनों व्यक्ति जो है, ये दोनों व्यक्ति को क्या माना जाता है? अलग माना जाता है। अगर मिस्टर राम के घर में एक गाड़ी खड़ी थी, कार थी, और कार को इन्होंने बेच दिया, अगर इन्होंने इस कार को बेच दिया तो क्या इस बिजनेस ट्रांजैक्शन बन जाएगा? नहीं, ये इसका पर्सनल ट्रांजैक्शन है। अगर इसके घर में कोई बेड था, इसने उसको बेच दिया, तो क्या वो बिजनेस ट्रांजैक्शन बन जाएगा? नहीं, वो पर्सनल ट्रांजैक्शन है। वही अगर ये कार इसके ऑफिस में थी, इसने इसको बेच दिया, तो क्या ये बिजनेस ट्रांजैक्शन बन जाएगा? जी हाँ, तभी बिजनेस ट्रांजैक्शन बन जाएगा। अगर इसके घर ऑफिस के अंदर कुछ चेयर्स रखी थी, उस चेयर्स को इन्होंने बेच दिया, तो क्या वो बिजनेस ट्रांजैक्शन बन जाएगा? तब वो बिजनेस ट्रांजैक्शन बन जाएगा। तो एक कॉन्सेप्ट होता है जो हम आगे चल के पढ़ेंगे, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, जिसमें ये कहा जाता है कि जो उसका मालिक है और जो उसका बिजनेस है वो दोनों के दोनों सेपरेट माने जाते हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी मानी जाती है, जो भी एक एंटिटी रन की जाती है किसी भी बिजनेसमैन के द्वारा। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट के तहत आप समझेंगे तो आपको पता लगेगा कि कोई भी पर्सनल एसेट्स या पर्सनल प्रॉपर्टी या पर्सनल कोई ट्रांजैक्शन है, सपोज कीजिए इसने रेंट पे किया है अपने घर का जहां वो रहता है, मतलब पर्सनल रेंट है, तो क्या वो बिजनेस ट्रांजैक्शन बनेगा? नहीं। बट अगर ऑफिस रेंट था तो क्या बिजनेस ट्रांजैक्शन बन गया? हाँ जी, बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपनी आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस करते हैं। आई होप आपको बिजनेस प्रोसेस जो हमने पीछे देखा वो अब विद एग्जांपल क्लियर हो गया होगा। लेते हैं छोटा सा ब्रेक और कंटिन्यू करेंगे फिर आगे।